नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम सीईटी को लेकर क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ लिया था। आज हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हेडिंग लगाइएगा, भारत का अपवाह तंत्र। तो आज की क्लास रहेगी भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। अब देखिएगा, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। मेनली आपको याद रखना है, भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देखिएगा, सबसे पहला जो है वो आएगा हिमालयी नदियां। हिमालय की नदियां। सेकंड जो आएगा इसमें वो आएगा प्रायद्वीप पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की प्रायद्वीप पठार की नदियां। अब यदि मैं पहले की बात करता हूँ, हिमालय की नदियों की, इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, अब देखिएगा ये लगभग ऑपोजिट रहेंगी। जैसे ये अधिकांशतः ग्लेशियर से निकलती हैं। अधिकांशतः ग्लेशियर से निकलती हैं। यानी ये अधिकांशतः किससे निकलती हैं? ग्लेशियर से। ये अधिकांशतः कैसी नदियां हैं? बरसाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये अधिकांशतः बरसाती नदियां हैं। अधिकांशतः बरसाती नदियां हैं। अधिकांशतः कैसी नदियां हैं? बरसाती। समझते जाइएगा, हाथों हाथ चीजों को नोट करते जाइएगा। यानी ये अधिकांशतः कैसी नदियां हैं? ग्लेशियर से। अधिकांश से किससे निकलती हैं? ग्लेशियर से। जल अधिक होता है। जल की अधिकता। जल की अधिकता होगी तो सीधी सी बात है, गति भी क्या होगी? तेज होगी। गति क्या होती है? तेज होती है। और इनमें देखा जाए तो जल की कमी, जल की क्या होती है? कमी होती है। तो गति भी क्या होती है? धीमी होती है। गति भी क्या होती है? धीमी होती है। यानी इनमें जल की कमी होती है तो गति क्या होती है? धीमी होती है। फिर सेकंड बात आती है कि इन नदियों के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये आपके ढाल के अनुसार चलती हैं। ढाल के अनुसार। ये ढाल के विपरीत चलती हैं अधिकांशतः। ढाल के विपरीत। अब ढाल के अनुसार या विपरीत चलने का रीजन क्या है? मेन रीजन ये है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति जो है बाद में हुई थी, नदियां पहले से प्रवाहित हो रही थी। जैसे जैसे हिमालय विकास करता गया, नदियों ने अपने अकॉर्डिंग ढाल बना लिया। इसमें क्या हुआ था कि प्रायद्वीप पठार की उत्पत्ति पहले हुई थी, नदियां बाद में प्रवाहित होना शुरू हुई थी, इसलिए जो है इनको ढाल के विपरीत क्या होना पड़ता है? प्रभावित होना पड़ता है। ठीक है। फिर देखिएगा, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती बोले तो मैंने अभी एक बात की थी आपसे कि हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई थी, नदियां पहले से भरी हैं। मतलब हिमालय वाली जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती हैं, मतलब नदियां पहले से भरी हैं, हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई थी। ये जो है आपके अनुवर्ती, अनुवर्ती या पश्चवर्ती नदियां हैं। पश्चवर्ती नदियां हैं, यानी ये अनुवर्ती नदियां या पश्चवर्ती नदियां हैं, मतलब ये हिमालय, सॉरी, प्रायद्वीप पठार की उत्पत्ति पहले हुई थी, नदियां बाद में प्रवाहित होना शुरू हुई। मतलब ये हिमालय जो आपके प्रायद्वीप पठार उत्पन्न हुआ है उसके बाद में नदियां बहने शुरू हुई हैं, तो ये आपके अनुवर्ती या पश्चिमवर्ती नदियां हो जाएंगी। ये आपके पूर्ववर्ती नदियां, ये कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। अब इसमें मेन मेन और चीजें क्या देख सकते हैं, ये जो है अधिकांशतः, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हिमालय की नदियां हैं ये अधिकांशतः डेल्टाई नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? डेल्टाई नदियां हैं। ये अधिकांशतः जो है आपके एस्चुरी नदियां हैं। एस्चुरी बोले तो एस्चुरी या ज्वारदमुख, मतलब ये भी किसी सागर में गिरने से पहले अधिकांशतः डेल्टाओं का जमाव करती हैं, वृहद डेल्टा बनाती हैं, जबकि इनमें डेल्टाओं का अधिकांशतः क्या होता है? अभाव होता है। डेल्टाओं का क्या होता है? अभाव होता है। ये गहरी घाटियां बनाती हैं। ये गहरी घाटियां बनाती हैं, जबकि ये नदियां जो हैं भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है अधिकांशतः। भ्रंश घाटियों का, जैसे आपने नर्मदा और ताप्ती की बात सुनी होगी, भ्रंश घाटी बनाती हैं। फिर इनके अंदर जो है जल विद्युत उत्पादन की अधिक संभावना है। जल विद्युत उत्पादन की, जल विद्युत उत्पादन की, जल विद्युत उत्पादन की अधिक संभावनाएं हैं। अधिक संभावनाएं हैं। इनमें जो है आपके जल विद्युत उत्पादन की जो है कम क्षमताएं हैं। क्षमताएं क्या हैं? कम है। दूसरा क्या है आपके, जो अ, जितना भी क्षमता है उसका पूर्ण रूप से दोहन हो रहा है, इसमें पूर्ण शक्ति का दोहन नहीं हो रहा। पूर्ण शक्ति का दोहन नहीं हो रहा। पूर्ण शक्ति का दोहन नहीं हो रहा है। ठीक है। इधर पूर्ण शक्ति का दोहन हो रहा है। पूर्ण शक्ति का क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। पूर्ण शक्ति का दोहन हो रहा है। ठीक है।
अब यहाँ से मेन चीज़ जो हमें देखनी है कि इनमें जो है कौन कौन सी नदियां हैं जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विशेषकर सीईटी जैसी परीक्षाओं के अंदर ध्यान दीजिएगा, और भारतवर्ष की अन्य परीक्षाओं के भी काम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको बात करनी है किसकी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिएगा, हेडिंग लगाना सिंधु नदी तंत्र। किसकी हेडिंग लगाओगे, सिंधु नदी तंत्र की। अब एक एक दो दो करके हमें नदियां पढ़नी है, सिंधु नदी तंत्र। देखिएगा, सबसे पहले नदी के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है इसके उद्गम को लेकर, किसके, कोई भी नदी पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले उद्गम। तो यदि मैं इसके उद्गम की बात करता हूं, यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उद्गम, इसकी बात कर रहा हूं मैं, उद्गम की। तो उद्गम को लेकर यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उद्गम होगा इसका आपके बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। और ये बोखरचू हिमनद कहाँ पर है, ये पड़ता है कैलाश पर्वत तिब्बत में, कैलाश पर्वत तिब्बत में, कैलाश पर्वत तिब्बत में। ठीक है, कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, फिर यदि मैं इसके संगम या मुहाने की बात करता हूँ, संगम या मुहाना वह बिंदु होता है जहाँ पे नदी समाप्त होती है, संगम या मुहाना वह बिंदु होता है जहाँ नदी क्या होती है, समाप्त होती है, यानी नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह आपके कराची के निकट अरब सागर में, कराची के निकट अरब सागर में, कराची के निकट अरब सागर में। ठीक है, यानी कराची के निकट किस में जाकर गिरेगी, अरब सागर में जाकर गिरेगी। फिर यदि मैं इसके कुल लंबाई की बात करता हूँ, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई यहाँ से हो जाएगी 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और भारत में यदि पूछा जाए, भारत में हो जाएगी इसकी 1114 किलोमीटर। ये लंबाई को लेकर बहुत कम प्रश्न पूछे आपसे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र को लेकर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रवाह क्षेत्र को लेकर कई बार जो है प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे प्रवाह क्षेत्र के अंदर मैं यहाँ से बात करूँ तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जैसे एक तो तिब्बत हो जाएगा, तिब्बत, और ब्रैकेट में आप चीन भी कर सकते हैं, इसके अलावा भारत है और पाकिस्तान है। यानी इन इन क्षेत्रों में इस नदी का क्या हो जाएगा, प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। तो प्रवाह क्षेत्र को भी लेकर कई बार जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये आपको महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको याद रखने इस नदी के अंदर विशेषता है। ठीक है, चलेगा, वापस आ जाइए। देखिएगा, अब यहाँ से हम जो है सिंधु नदी तंत्र को एक डायग्राम के माध्यम से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले भारत के मानचित्र पर यदि इस डायग्राम को देखूं, तो मैं आपको देखिएगा भारत के मानचित्र पर एक बार बता रहा हूं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत है। इस कैलाश पर्वत से यहाँ से एक धारा निकलती है, इस धारा का नाम है आपके क्या, सिंधु। क्या नाम है, सिंधु। ये सिंधु धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है, यानी जो सिंधु धारा है वो किस प्रकार से प्रवाहित होती है, इसी प्रकार से। ठीक है, आपको जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ इसकी धाराएं हैं छोटी छोटी, जो इसके अंदर जाकर मिलती हैं। जैसे मैं बात करूँ झेलम की, तो झेलम धारा जो है वो इस प्रकार से आती है। ठीक है, फिर यदि मैं यहाँ से बात करूँ चिनाब की, तो सॉरी, चिनाब की बात करूँ, ठीक है, यहाँ से आपके हो जाएगी कौन सी, चिनाब। चिनाब के बाद में यहाँ से नेक्स्ट जो हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपके, जैसे ये कंटिन्यूसली नदियाँ हैं आपके, यह हो जाएगी कौन सी। देखिएगा, मैं इनके नाम एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा समझ जाइएगा यहाँ से। ठीक है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, और अंततः ये अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक प्यारा सा चित्र हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्यारा सा चित्र हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, मेन जो हमारा मेन कंटेंट है उस पर आके। ठीक है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब देखिएगा, मेन रूप से यहाँ पे आपको याद रखना है, ये है आपके कैलाश पर्वत। कौन सा है, कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत का यहाँ पर ये जो आपके हिमनद है, इसका नाम है बोखरचू हिमनद। क्या नाम है, बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। ठीक है, इस बोखरचू हिमनद से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम है, इंपोर्टेंट याद रखना, यहाँ से जो नदी जा रही है उस नदी का नाम क्या है, आपके है क्या, सिंधु। क्या नाम है, सिंधु। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से जो नदी निकली उस नदी का नाम क्या है, सिंधु।
अब सिंधु के अंदर कुछ धाराएं आकर मिलती हैं जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ धाराएं आपको बना के दे रहा हूँ, आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इनको एक एक दो दो करके समझा भी दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिएगा, अब इसको आराम से एक बार समझिएगा, मैं अलग अलग इसको लिखवा देता हूँ अभी। ठीक है, फटाफट चित्र समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु या इंडस। सिंधु या इंडस नदी। सिंधु या इंडस नदी निकलती है, जो कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत से। बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत से। फिर यहाँ से देखो, ये आपके हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत से यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल। और अफगान वाले पार्ट से और पाकिस्तान में आकर किस में मिलती है? सिंधु में मिलती है। किस में मिलती है? सिंधु में मिलती है, याद आपको रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक जगह है जिसका नाम है सेंदूर लेक। क्या नाम है? सेंदूर लेक है। सेंदूर लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गिलगित नदी। क्या नाम है? गिलगित नदी। तो यहाँ सेंदूर लेक से कौन सी नदी निकलती है? गिलगित। और जो आपके इसी लद्दाख वाले पार्ट में आकर किस में मिलती है? सिंधु में। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, ये है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है इसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। और सियाचिन ग्लेशियर को जो है आपके नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र को सियाचिन की जीभ कहा जाता है। नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सियाचिन की जीभ कहा जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको ध्यान रखना है रीमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? रीमो ग्लेशियर, जहां से नदी निकलती है कौन सी? आपके शोक नदी। कौन सी नदी? शोक नदी। और शोक को जो है आपके कौन सी नदी को आकर ज्वाइन करेगी? ये सिंधु को आकर ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे किसको आकर ज्वाइन कर रही है? सिंधु को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये शेषनाग या वेरीनाग झरना है। कौन सा है? शेषनाग या वेरीनाग। शेषनाग या वेरीनाग झरना। वेरीनाग। ठीक है, जम्मू के अंदर पड़ता है। यहां से जो नदी निकलेगी उस नदी का नाम होगा झेलम। क्या नाम होगा? झेलम होगा। और झेलम के द्वारा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगी, जो होगी आपके वूलर। इसका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। वूलर झील का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, फिर यहीं पे देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, ये आपके दो धाराएं हैं यहाँ पर, छोटी 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 दो धाराएं हैं जो आपको याद रखनी है। दो धाराएं आपस में आकर मिलती हैं। दो धाराएं मिलती हैं छोटी छोटी आपस में। एक धारा का तो नाम है आपके चंद्र, और दूसरी धारा का नाम है भागा। दूसरी धारा का नाम क्या है? भागा। चंद्र और भागा जहां पर मिल रही हैं, उस जगह का नाम यहां से हो जाएगा बड़ा लाचा। क्या हो जाएगा? बड़ा लाचा। और बड़ा लाचा मैंने आपको बता दिया हिमाचल के अंदर एक दर्रा है। तो चंद्र और भागा नामक दो धाराओं के मिलने से बड़ा लाचा से किसका उद्गम हो रहा है? वो हो रहा है आपके किसका? चिनाब का। किसका हो रहा है? चिनाब का। अब यहां से ध्यान दो, चिनाब नदी को आकर कौन ज्वाइन कर रही है? झेलम ज्वाइन कर रही है। कौन कर रही है? झेलम कर रही है। फिर यहीं पे देखो, एक दर्रा है, इंपॉर्टेंट दर्रा है जो आपको याद रखना है, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रा से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके रावी। क्या नाम है? रावी। और पाकिस्तान में जाकर किसको ज्वाइन कर रही है? ये आपके ज्वाइन कर रही है चिनाब को। ठीक है, फिर यहीं पर देखो, एक झरना है जिसका नाम है व्यास कुंड। क्या नाम है? व्यास कुंड। और व्यास कुंड भी हिमाचल के अंदर ही पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल के अंदर पड़ता है। और वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। और ये व्यास नदी जो सतलज से मिल रही है, इस जगह का नाम आपको याद रखना है। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है हैरी के बैराज। क्या नाम है? हैरी के बैराज।
और हैरी के बैराज जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब के अंदर। तो हैरी के बैराज पंजाब से निकलने के पश्चात ये नदी आगे कौन सी बढ़ के चली गई? सतलज। यहाँ पे याद रखना ये कौन सी है? सतलज है। इस नदी का यहाँ पर जो नाम है वो क्या है? सिनाब है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंत में सतलज इन सब को लेकर यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम है मीठन कोट। और मीठन कोट जो है पड़ता है पाकिस्तान में। वहां पर जाकर किसको ज्वाइन कर रही है अंत में? ये ज्वाइन कर रही है सिंधु को। सिंधु अंततः इन सबको लेकर कराची के निकट, किसके निकट? कराची के निकट। कराची के निकट किस में जाकर गिर रही है? कराची के निकट गिर रही है अरब सागर के अंदर। किसके अंदर गिर रही है? अरब सागर के अंदर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये हमारा किसको लेकर डायग्राम था? सिंधु नदी तंत्र को लेकर डायग्राम था। महत्वपूर्ण डायग्राम था जो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। अच्छे तरीके से क्या है? पढ़ा। तो इस सिंधु नदी तंत्र में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डेटा है वो हमें देखने हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर कंसेप्ट आता है। वो क्या आता है, जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंधु जो नदी है, सिंधु जो नदी है, सिंधु जो नदी है, उसमें और क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं? जैसे सिंधु नदी को तिब्बत में, को तिब्बत में सिंगी खबान कहते हैं। सिंगी खबान कहते हैं। यानी सिंधु को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खबान कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खबान। फिर इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सिंधु नदी क्या करती है? सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर, और ये लद्दाख वाले पार्ट में पड़ता है, बुंजी नामक स्थान पर, विश्व का नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा सिंधु नदी गार्ज बनाती है। सिंधु नदी गार्ज बनाती है। नदी गार्ज जानते होंगे, एक गहरा गड्ढा होता है, ध्यान रखना। और इस नदी गार्ज की जो गहराई है वो है 5181 मीटर है, 5181 मीटर है। ठीक है। फिर इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, इसके किनारे, इसके किनारे लेह, कराची बसे हुए हैं। यानी इसके किनारे एक तो लेह भारत का जो शहर है वो बसा हुआ है, और इसके अलावा कराची बसे हुए हैं, कराची बसे हुए हैं। फिर कई बार जो है हमसे एक चीज और पूछ ली जाती है यहाँ से, देखिएगा, एक चीज क्या पूछ ली जाती है, देखिएगा। इस सिंधु नदी का जो भारत में प्रवेश होता है, देखो मैं यहाँ भारत का एक बॉर्डर बना देता हूँ एक बारी, ठीक है, ताकि ये चीज अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये यहाँ से भारत का बॉर्डर रहेगा, याद रखना। ये यहाँ से भारत का क्या रहेगा, बॉर्डर रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से ये भारत का बॉर्डर रहेगा। ठीक है, ये भारत वाला बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट भारत वाला बॉर्डर रहेगा। और यहाँ से इस नदी का प्रवेश कई बार पूछा जाता है। ये शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? शिपकिला से प्रवेश करती है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा। अब मेन कंटेंट पे वापस आ जाइए। ठीक है, फिर इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनको भी जो है हमसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं झेलम की, झेलम के किनारे एक तो श्रीनगर बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? श्रीनगर, आपको याद रखना है। झेलम के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। इसके अलावा झेलम भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित, प्राकृतिक झील बनाती है। मानव निर्मित तो आपकी गोविंद सागर हो जाएगी, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इस झेलम का जो प्राचीन नाम है, क्योंकि कई बार ऋग्वैदिक नाम इनके दे देते हैं नदियों के, वो आपको याद रखना है। इसका जो प्राचीन नाम है वो हो जाएगा आपके वितस्ता। क्या हो जाएगा? वितस्ता या विलस्ता, या विलस्ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विलस्ता या वितस्ता इसका क्या है? प्राचीन नाम हो जाएगा। ऋग्वैदिक नाम है, याद रखना है, ऋग्वैदिक नाम है, यहां से पूछ सकते हैं। फिर यह है भारत और पाकिस्तान के बीच, यह है भारत व पाकिस्तान के बीच, बीच सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है।
यानी भारत पाकिस्तान के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो चंबल आपके एमपी और राजस्थान के बीच में बना रही है, एमपी और राजस्थान के बीच में बना रही है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इस झेलम नदी के ऊपर ही, इस झेलम नदी के ऊपर ही की वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। क्या नाम है? तुलबुल परियोजना। तो इस झेलम नदी के किनारे ये है आपके तुलबुल परियोजना, जो कि एक नौवहन परियोजना है, जो कि एक नौवहन परियोजना है। परियोजनाओं को सम्मिलित करने को लेकर प्रश्न आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, इसमें नेक्स्ट नदी को यदि लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो वह हो जाएगा आपके कौन? चिनाब। कौन हो जाएगा? चिनाब। अब चिनाब को देखो, चिनाब का यदि आपसे पुराना नाम पूछा जाता है तो पुराना नाम क्या बताओगे आपको? पुराना नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा इसका अक्शिनी। अक्शिनी जो है इसका वो पुराना नाम है। अक्शिनी क्या है? इसका पुराना नाम है, याद रखना। यानी पुराना नाम है, ऋग्वैदिक नाम है। ये क्या है? ऋग्वैदिक नाम है, आपको याद रखना है क्या? अक्शिनी। ठीक है, फिर इस चिनाब नदी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता और है, चिनाब नदी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता और है, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो आपके जम्मू वाले पार्ट में है, जैसे दुलहस्ती, 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 बगलीहार, बगलीहार, सलाल इत्यादि महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो इस चिनाब नदी के ऊपर क्या है? संचालित है। फिर यदि मैं बात करता हूं इसके अलावा, चिनाब के अलावा रावी, रावी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि रावी के किनारे एक तो महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ जिसका नाम क्या है? लाहौर। और लाहौर का जो 1929 का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, वो भी इसी के किनारे हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो रावी के किनारे कौन बसा हुआ है? लाहौर। लाहौर बसा हुआ है इसलिए इसे लाहौरी नदी कहते हैं, लाहौरी नदी। ठीक है, फिर यदि इसके पुराने नाम की बात करें, पुराना नाम यदि पूछा जाता है आपसे, तो पुराना नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो पुराना नाम आपको याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम जो है इसका याद रखना, पुरुषिणी। क्या नाम हो जाएगा? पुरुषिणी हो जाएगा। पुरुषिणी इसका क्या है? पुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर इस रावी नदी के ऊपर यदि देखा जाए तो रावी नदी के ऊपर क्या है? कुछ परियोजनाएं हैं। जैसे मैं आपके बात करूं, चमेला बांध, चमेला बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा एक परियोजना और है जिसका नाम है थीन सागर परियोजना। क्या नाम है? थीन सागर, जो पंजाब के अंदर है, और उसे रणजीत सागर परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणजीत सागर परियोजना भी कहा जाता है। थीन सागर परियोजना को ही आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिरी समय में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, नेक्स्ट, अब यदि मैं इसी नदी के अंतर्गत नेक्स्ट नदी की बात करता हूं, देखो इसी तंत्र के अंतर्गत, तो नेक्स्ट हमारी आ जाएगी यहीं से, कौन सी? नेक्स्ट आ जाएगी आपके व्यास। अब व्यास क्या है? देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद आपको रखनी है। भौतिक प्रदेश जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु को छोड़कर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सभी पांचों नदियां पंच महानद में थी। तो ये पंच महानद की एकमात्र नदी, पंच महानद की एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है। यानी पंच महानदी की एकमात्र नदी है जो पूर्णतः कहाँ पर प्रवाहित होती है? भारत में प्रवाहित होती है। अब इसके अलावा देखो, देखा जाए बाकी जो नदियां हैं वो कहाँ पर जा रही हैं? पाकिस्तान में जा रही हैं। कहाँ पर जा रही हैं भाई? पाकिस्तान में जा रही हैं। इसलिए आपको ये भी आपको डेटा याद रखना है कि ये पंच महानदी की एकमात्र नदी जो पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती है, पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती है। फिर यदि इसका प्राचीन नाम देखा जाए, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसका जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम जो है आपके हो जाएगा इसका विपाशा। क्या हो जाएगा? विपाशा। विपाशा इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं सतलज की, सतलज क्या है? सतलज जो है वो आपके तिब्बत से निकल के आती है, और तिब्बत के अंदर जो है राक्षस ताल झील वहां से निकल के आती है। ठीक है, हो सकता है चित्र में इसको अपने मेंशन ना किया हो, मैं आपको यहाँ से बता दूं, ये जो एरिया है, ये जो नदी निकलती है यहाँ से, वो निकलती है राक्षस ताल से। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। और राक्षस ताल झील है जो तिब्बत के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत के अंदर पड़ती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सतलज जो है ना, सतलज जो है इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए है, एक तो भारत में प्रवेश पूछा जाता है, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, तो भारत में प्रवेश शिपकीला हिमाचल से, शिपकीला दर्रा हिमाचल से, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। फिर इसका जो प्राचीन नाम है वो पूछा जाता है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम जो हो जाएगा इसका, वह क्या हो जाएगा? सतुंद्री हो जाएगा, या हम यूं कहें कि ऋग्वैदिक नाम है ये। क्या है? ऋग्वैदिक नाम है, यानी सिंधु का जो सॉरी आपके सतलज का जो प्राचीन ऐतिहासिक नाम है वो क्या हो जाएगा? सतुंद्री हो जाएगा। फिर इसको जो है आपके
जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पर कुछ और अलग नाम से जाना जाता है। यदि इसमें तिब्बत में पूछा जाए, तिब्बत में इसे लामचेंग लामचेंग खंबाओ के नाम से जाना जाता है। लामचेंग खंबाओ के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। लामचेंग खंबाओ किसका प्राचीन सॉरी नाम है, अंदर नाम, तो वो सतलज का है, तिब्बत के अंदर कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत के अंदर कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा था, ठीक है। फिर इसके अलावा यदि और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर बात करें इसी के अंतर्गत, तो महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे मान लीजिए इसी के अंदर पूछ लिया जाता है कई बार, सिंधु नदी का भारत में प्रवेश। सिंधु नदी का भारत में क्या पूछ लेता है? प्रवेश पूछता है। भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। तो भारत में प्रवेश जो होता है वह होता है दमचौक से। कहाँ से होता है? दमचौक से। और भारत से जो बाहर होती है ना, भारत से बाहर, यानी भारत से बाहर जो होती है वह होती है आपके चिल्लास से। कहाँ से होती है? चिल्लास से। आपको याद रखना है कि भारत से बाहर कहाँ पर होती है? चिल्लास से होती है। फिर इसका जो सिंधु का है ना, इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु का कुल जल ग्रहण क्षेत्र, सिंधु का कुल जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, यदि सिंधु का कुल जल ग्रहण क्षेत्र आपसे पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल जल ग्रहण जो क्षेत्र है वह हो जाएगा आपका यहाँ से इसका 11.63 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 11.65 भी कहीं दे देता है, बड़ा इशू नहीं है, ध्यान रखना। फिर भारत में यदि पूछा जाता है, भारत में, तो भारत में यही डेटा आपको याद रखना है, कितना? 3.25 लाख, 3.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है भारत के अंदर। किसका? सिंधु का, भारत का सिंधु के अंदर, ठीक है। चलिएगा, याद रखना। फिर एक है सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद। अब देखिएगा, आपको एक चीज याद रखना है, सिंधु नदी जल विवाद, जैसे राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिए तो भारत ने अलग से एक आपके संस्था बना रखी है, ठीक है। और यदि किसी दो देशों के बीच में जल विवाद होता है तो उसमें देश विशेष कुछ नहीं कर सकता। उसमें क्या होगा कि आपके जो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो उस पर जो है एक तरीके से कार्रवाई करते हैं। तो सिंधु नदी जल विवाद हुआ, उसको लेकर जो है निपटारा इसका हुआ था 1960 में। अब 1960 के अंदर सिंधु नदी जल समझौता होता है, याद रखना। और सिंधु नदी जल समझौता किसके बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इसमें क्या किया गया कि दो शर्तें रखी गई, दो शर्तें रखी गई। शर्तें क्या रखी गई कि नदियों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक पार्ट में रखा गया सिंधु, झेलम और चिनाब। एक पार्ट में रखा गया रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज। इसमें शर्त ये रखी गई कि इनके 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और 20% भारत करेगा। 20% कौन करेगा? भारत करेगा। इनमें देखा जाए तो इनमें क्या हुआ कि 80% तो भारत करेगा, 80% तो क्या करेगा? भारत। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। यानी सिंधु झेलम चिनाब के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। और इधर से रावी, व्यास और सतलज के बीच में 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो ये हमारा सिंधु नदी को लेकर क्या था? महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। अब आ जाइए हम नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो नदी आ जाएगी वह आ जाएगी कौन सी? तो हम नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी आपसे यहाँ की हो जाएगी कौन सी? गंगा। तो नेक्स्ट नदी हेडिंग लगाइएगा गंगा नदी। यदि इस गंगा की सबसे पहले बात की जाए उद्गम की, इसकी बात की जाए उद्गम की, तो इंपॉर्टेंट करके यहाँ से लिखिएगा उद्गम। उद्गम होता है इसका गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बारी आती है सर संगम या मुहाना। तो संगम या मुहाना जो होता है वह होता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। यानी संगम या मुहाना कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। फिर यदि मैं कुल लंबाई की बात करता हूँ, कुल लंबाई की बात करता हूँ, कुल लंबाई यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है, ठीक है। फिर यदि मैं प्रवाह क्षेत्र की बात करता हूँ, प्रवाह क्षेत्र देखिएगा, सभी बातों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हुए चलना। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र में आपके उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि मैं इसकी सहायक धाराओं की बात करता हूँ, सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है। ये सहायक नदियाँ कई बार परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियों में यदि मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहले आपको बाईं ओर से याद रखना है। कहाँ से? बाईं ओर से। बाईं ओर देखा जाए तो बाईं ओर में देखो आपके
यहाँ से सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। भारत में गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा है, अंतिम सहायक नदी महानंदा है, याद रखना। दाईं ओर से, दाईं ओर से, और दाईं ओर से यदि पूछता है आपसे तो दाईं ओर में आपको याद रखना है एक तो यमुना, यमुना, सोन, दामोदर, यमुना, सोन और दामोदर, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, अब एक बार इसका जो है चित्र हो जाए। ठीक है, देखो हल्का सा चित्र देखना एक बार। यहाँ पे ध्यान दो, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से नदी आएगी इधर यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से थोड़ा सा ये झारखंड, झारखंड से पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में जाकर बांग्लादेश में चली जाएगी। यहाँ पर ये दो धाराओं में बढ़ती है, एक धारा का नाम है आपके क्या, हुगली, और दूसरी शाखा का नाम है गंगा। दूसरी शाखा का नाम क्या है, गंगा। तो ये गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये इन 5 राज्यों में है, जो आपको याद रखना है, 5 राज्यों में याद रखना है गंगा का। ठीक है, अब इसका एक प्यारा सा चित्र देख लेते हैं। तो एक बार इसका एक प्यारा सा चित्र देख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें अच्छे तरीके से। ठीक है, देखना। यहाँ पे उत्तराखंड से दो धाराएं निकलती हैं, छोटी छोटी दो धाराएं निकलती हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। सतोपथ, एक जगह का नाम क्या है, सतोपथ, और मिलान। ठीक है, मिलान, यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, विष्णु गंगा, एक का तो नाम क्या है, विष्णु गंगा, और यहाँ से निकलती है धौली गंगा। ठीक है, दोनों धाराएं आपस में मिलकर, यहाँ से मिलकर आगे बढ़ती हैं, मिलकर आगे बढ़ती हैं, और ये आगे बढ़कर इस प्रकार से कंटिन्यूसली प्रवाह होते हुए, कंटिन्यूसली प्रवाह होते हुए देवप्रयाग में आ जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं, देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, यानी यहाँ पर कहाँ आ जाती हैं, देवप्रयाग में आ जाती हैं, देवप्रयाग में पहुँच गई। अब यहाँ देखो ये जो संगम हुआ है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2-3 संगम आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उनको भी जरा हाईलाइट तरीके से याद रखना, कई बार पूछ लेता है वहाँ से भी प्रश्न। ठीक है, बड़ी जगह का तो नाम है आपके जोशीमठ, जोशीमठ। यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका अलकनंदा। क्या हो जाएगा, अलकनंदा। जैसे ही ये दोनों धाराएं मिलेंगी, धौली गंगा, विष्णु गंगा, नाम हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, फिर इधर से जो आएगी वो आएगी नंद की नदी, नंद की नदी, जिसे नंदाकिनी भी कहते हैं, और ये मिलती है नंद प्रयाग में। कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में, याद रखना, नंद प्रयाग में। फिर इधर से जो है आपके एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार, पिंडार नदी का जो संगम हो रहा है वो हो रहा है कर्णप्रयाग में। कहाँ पर हो रहा है, कर्णप्रयाग में। ठीक है, फिर यहाँ से नदी आएगी मंदाकिनी, कौन सी आएगी, मंदाकिनी, और मंदाकिनी का जो संगम हो रहा है यहाँ पर वो होगा रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होगा, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, ये जो जगह है इस जगह का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ से चलती है, और गंगोत्री कंटिन्यूसली यहाँ से चलते हुए, कंटिन्यूसली यहाँ से चलते हुए यहाँ देवप्रयाग में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, देवप्रयाग में। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखने की हैं। ये गंगोत्री जहाँ से निकल रही है वहाँ तो इसका नाम होता है जानवी, क्योंकि जब इसको महाराजा भागीरथ पहली बार हरिद्वार लेकर आए थे तो उसने क्या किया था, गंगा नदी ने जहानू ऋषि के आश्रम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो गुस्से में आकर ऋषि ने इस नदी को पी लिया,
और जब महाराजा भागीरथ ने इनसे रिक्वेस्ट करी तब जाके नदी को इन्होंने जो है धरातल पर प्रवाहित होने का आशीर्वाद प्रदान किया, और उसी समय कहा कि आप कालांतर में मेरे ही नाम से जाने जाओगे, लेकिन मेरे आश्रम से पहले इनका जो आश्रम है वो पड़ता है गोमुख में। कहाँ पर पड़ता है? गोमुख में। तो गोमुख से पहले तो ये नदी किस नाम से जानी जा रही है? जाह्नवी के नाम से, जहानु ऋषि के आश्रम के कारण, ठीक है, उस जहानु ऋषि के कारण। और यहाँ से गोमुख से निकलते ही इसका नाम हो जाता है भागीरथी। क्या हो जाता है? भागीरथी। ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ठीक है। यहीं पर आप ध्यान दो, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है भील गंगा। क्या नाम है? भील गंगा। और भील गंगा जहाँ इससे मिलेगी वह जगह देखो, यहाँ पे जो नदी है उसका नाम क्या है? भील गंगा। भील गंगा। और जहाँ पर मिल रही है उस जगह का नाम यहाँ पे हो जाएगा आपके गोविंद प्रयाग। क्या हो जाएगा? गोविंद प्रयाग। तो ये भी आपको याद रखना है, गोविंद प्रयाग। फिर यहीं पर देखो आपके एक बांध बना हुआ है, इंपॉर्टेंट बांध है जो काफ़ी चर्चित बांध है, और इस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। जब ये टिहरी बांध बना था ना भाई, तो उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। चर्चा में रहने का रीज़न क्या था? क्योंकि इस बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था, जो राजस्थान के खेजड़ली आंदोलन से काफ़ी प्रभावित था। राजस्थान का खेजड़ली आंदोलन आपको पता है 1730 में महाराजा अभय सिंह के काल में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो इसके विरोध में 1973 में चिपको आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था, और ये 1973 में चलाया गया था, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जब ये संगम हो रहा है दो नदियों का, एक तो भागीरथी और एक अलकनंदा, तो ये जो संगम हो रहा है ये हो रहा है देवप्रयाग में। कहाँ पर हो रहा है? देवप्रयाग में। तो जैसे ही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं मिलती हैं, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। तो गंगा का गंगा नाम कहाँ पर होता है? तो वह होता है कहाँ? देवप्रयाग में। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से आगे ये नदी बहते बहते कंटिन्यूसली, याद रखना, कंटिन्यूसली यहाँ से बहते हुए नदी पहुँच जाएगी धीरे धीरे कंटिन्यूसली, देखो यहाँ से याद रखना है, और नदी पहुँच गई पश्चिमी बंगाल। कहाँ पहुँच गई? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जाकर नदी दो धाराओं में बढ़ती है। कितनी धाराओं में? दो धाराओं में। इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक धारा तो इस साइड चली जाएगी, ठीक है, एक धारा तो इस साइड चली जाएगी, और जो दूसरी धारा यहाँ से निकली है वो इस साइड आ जाएगी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो पहली जो धारा है उसका जो नाम आपसे पूछा जाए, तो पहली धारा का जो नाम है वह है गंगा। पहली धारा का नाम क्या है? गंगा। और जो दूसरी धारा है उसका नाम क्या है? हुगली है। क्या है? हुगली। यानी पहली धारा का नाम तो क्या है? गंगा। दूसरी का नाम क्या है? हुगली। जैसे ही ये गंगा बांग्लादेश में जाएगी, जैसे ही ये गंगा बांग्लादेश में जाएगी, यहाँ इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, तो बांग्लादेश में जाते ही इस नदी का जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ से पद्मा। क्या हो जाएगा? पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और ऊपर के साइड से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसमें जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, तो देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना उसे बांग्लादेश में, यहाँ इंपॉर्टेंट समझना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है। यहाँ ये ब्रह्मपुत्र है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आ जाएगी तो ब्रह्मपुत्र का भी नाम चेंज होगा, और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुना। और जब जमुना और पद्मा मिलेंगी तो इनका नाम हो जाएगा मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना। मेघना हो जाएगा नाम, याद रखना, क्या हो जाएगा? मेघना हो जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। और यहाँ इस हुगली के किनारे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। कोलकाता किसके किनारे बसा हुआ है? हुगली के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से कुछ शहर बसे हुए हैं जो आपको याद रखने, देवप्रयाग है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। कई बार तो यहाँ से इन शहरों के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, मैं सबसे पहले शहर की बात करता हूँ तो ऋषिकेश। ऋषिकेश के पश्चात आ जाता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद नदी पहुँच जाती है कहाँ? ये आ जाती है यूपी में। यूपी में यहाँ पर है बिजनौर। बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद या प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, ठीक है। फिर इधर देखो ये बिहार के अंदर है बक्सर, पटना और भागलपुर।
ये बिहार के अंदर पड़ते हैं। फिर वहाँ से नदी पश्चिम बंगाल, ओ सॉरी, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में पहुँच जाती है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट एक बार हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। वापस से फिर मैं इसको समझा दूंगा एक बारी, ठीक है, चलेगा। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर ध्यान देना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद करके आपको रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखो हम वापस से बना रहे हैं नदी को, लेकिन अब की बार जो हम इसे देवप्रयाग से ही बनाएंगे, ताकि सहायक नदियाँ अच्छे से क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है। यहाँ ये देवप्रयाग, देवप्रयाग से नदी चलती है, और नदी चल के कहाँ पहुँच जाती है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पहुँच जाती है, पश्चिमी बंगाल में। और वहाँ दो धाराओं में जाकर बढ़ती है। दूसरी धारा का नाम आपको पता है, हुगली है। कौन सा है, हुगली है। दूसरी धारा का नाम क्या है, हुगली है। तो अब यहाँ से देखो, ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये कहाँ से बनाया है, देवप्रयाग से बनाया है। कहाँ से बनाया है, देवप्रयाग से। स्ट्रक्चर जो बनाया है हमने, कहाँ से बनाया है, देवप्रयाग से बनाया है, याद रखना, देवप्रयाग से बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसकी सहायक धाराएं हैं जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। कुछ मैं सहायक धाराएं बना रहा हूँ, उनको याद रखना है एक बारी। ठीक है, एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूँ ताकि याद रहें आपको। देखिएगा, यहाँ ये जगह है नैनीताल। कौन सी जगह है, नैनीताल। और नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ से नदी निकलती है रामगंगा। कौन सी निकलती है, रामगंगा। और ये कन्नौज के निकट किस में जाकर मिलती है, गंगा में मिलती है। किस में मिलती है, गंगा में। फिर यहाँ पर देखो, ये जगह है पीलीभीत। पीलीभीत, और पीलीभीत कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। पीलीभीत कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ से नदी निकलती है, कौन सी, तो वहाँ से नदी निकलती है गोमती। कौन सी नदी, गोमती नदी। और इस गोमती नदी के किनारे दो इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, आपको याद रखने हैं। दो इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। के किनारे एक तो पड़ेगा लखनऊ, और एक पड़ेगा जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर किसके किनारे हैं, वह आपके गोमती के किनारे हैं। और यह कानपुर के निकट, कानपुर के निकट आकर किस में मिलेगी, यह कानपुर के निकट आकर मिलेगी किस में, गंगा में। किस में मिलेगी, गंगा में। आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये इंपॉर्टेंट जगह है, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। यहाँ से दो तीन चीज़ें याद रखना। यहाँ पे तो है मिलान हिमनद, सॉरी मिलाप हिमनद है। यहाँ से मिलाप हिमनद से नदी निकलती है काली, इसे ही कहते हैं शारदा, इसे ही कहते हैं सरयू। क्या कहते हैं, सरयू। और इसके किनारे एक इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है जो आपको याद रखना है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अयोध्या। क्या नाम है, अयोध्या। अयोध्या इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। किसके किनारे, शारदा, काली या सरयू के किनारे, याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये जगह है जिसका नाम है मापचा चुंग। मापचा चुंग से नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है, घाघरा नदी है। घाघरा नदी है, मापचा चुंग से निकलती है, ठीक है। और बिहार में छपरा के निकट आकर, छपरा के निकट आकर किस में मिलती है, यह गंगा में मिलती है। किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से, साथ साथ चित्र को बनाते जाना, अच्छे तरीके से समझते रहना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है यहाँ से, ये इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे ये दो धाराएं हैं, यहाँ पे दो धाराएं हैं, ये छोटी छोटी दो धाराएं हैं। एक का तो नाम है आपके यहाँ, पहली धारा का नाम है काली गंडक, और दूसरी का नाम है त्रिशूल गंगा। क्या नाम है, त्रिशूल गंगा। आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये दोनों धाराएं जहाँ मिलती हैं, वहाँ उस जगह का नाम है धौलागिरी। और धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। धौलागिरी कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। और इसी के अंदर ही आकर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये गोसाईनाथ की पहाड़ी है, गोसाईनाथ की पहाड़ी। गोसाईनाथ की पहाड़ी, वहाँ से नदी निकलती है कोसी। वैसे इसे सप्तकोसी कहा जाता है, क्योंकि सात धाराएं यहाँ पर आकर मिलती हैं, सात धाराएं यहाँ पर आकर मिलती हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। यहाँ से कोसी नदी, और ये भागलपुर के निकट किस में आकर मिलती है, भागलपुर के निकट आकर मिलती है किस में, गंगा में। किस में मिलती है, गंगा में। फिर यहाँ पे देखो दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग से जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, वहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा है। और ये महानंदा जो आकर मिलती है, महानंदा जो इसमें आकर मिलती है, वह मिलती है गोदारी घाट के निकट। याद रखना, गोदारी घाट के निकट, ठीक है। इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना।
ये यहाँ आकर मिली, जिस जगह का नाम क्या है, गोदारी घाट। गोदारी घाट, आपको ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। चलना, अब मैं इधर आता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है बंदरपुंछ की पहाड़ी। बंदरपुंछ, या इसे ही कहेंगे यमुनोत्री। क्या कहेंगे? यमुनोत्री। यहाँ से भी एक नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट नदी है, जो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। याद रखना। इसको कैसे याद रखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से, यहाँ पे देखो, इस जगह से जो नदी निकली, इसका नाम क्या है? यमुना है। क्या है? यमुना। फिर इस यमुना के किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर बसे हैं, जिनको याद रखना परीक्षा तक, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। कुरुक्षेत्र। दिल्ली। मथुरा। आगरा। हमीरपुर। बांदा। और ये जो संगम हो रहा है जाकर, ये हो रहा है प्रयागराज में। कहाँ पर हो रहा है? प्रयागराज में। याद रखना, ये प्रयागराज में जाकर क्या होता है? संगम होता है। ये यमुना नदी थी, ठीक है। यमुना के एक किनारे आपके आगरा का जो लाल किला है वो बना हुआ है, जबकि एक साइड जो है ताजमहल बना हुआ है, जो आपके जो है शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलना, अब कुछ महत्वपूर्ण डेटा और देख लेते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव, और जनापाव की पहाड़ी कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, याद। कहाँ पर है? एमपी के अंदर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। और यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है कारकी बरडी की पहाड़ी। कारकी बरडी की पहाड़ी। यहाँ से भी एक नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट नदी है, जिसका नाम है क्षिप्रा। क्या नाम है? क्षिप्रा। और उसी क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन है, याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर है ये विंध्याचल। तो यहाँ विंध्याचल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट नदी है विंध्याचल। और विंध्याचल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? आपको याद रखना है बेतवा। क्या नाम याद रखना है? बेतवा। और यहाँ पर कैमूर की पहाड़ी है। कैमूर की पहाड़ी एमपी। कैमूर की पहाड़ी एमपी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके केन। क्या नाम है? केन। आपको याद होना चाहिए, भारत के अंदर 1972 में नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव आया था। उसके तहत सबसे पहले केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा गया था 2005 के अंदर। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलना, आगे कोई समस्या हो तो बता देना मेरे भाई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक। अमरकंटक एमपी के अंदर है, ठीक है। अमरकंटक एमपी के अंदर है, ठीक है। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। और सोन नदी भी जो है आपके किसमें जाकर मिल रही है? गंगा मिल रही है। तो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी एक है जिसका नाम क्या है? सोन, ठीक है। याद रखना इसको मेरे प्यारे भाई, सोन नदी। एक साइड से तो इसके जो है निकलती है कौन सी? आपके नर्मदा। और एक साइड से निकलती है सोन नदी, ठीक है। फिर यहाँ छोटा नागपुर के पठार से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखना। यहाँ से एक नदी निकलती है छोटा नागपुर से, और छोटा नागपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके क्या? दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। और ये दामोदर जो है गंगा की दाईं ओर से भारत में अंतिम सहायक नदी है। और इस दामोदर नदी को कहा जाता था पश्चिमी बंगाल का क्या? शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। तो यह भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करना है? याद रखना है। तो बताइए, इन सभी चीज़ों में आपको कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा। अभी तो कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी के अंदर, गंगा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं जिनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा इसमें। यमुना विश्व की सबसे लंबी यजु नदी है। यमुना विश्व की विश्व की सबसे लंबी यजु सहायक नदी है। यजु सहायक नदी है। यमुना विश्व की सबसे लंबी यजु सहायक नदी है। और यमुना की जो लंबाई है वो कितनी है मेरे प्यारे भाई? 1370 किलोमीटर। अब ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, यजु सहायक। यजु सहायक का मतलब होता है कि वह सहायक नदी
देखो चित्र में देखो, वह सहायक नदी जो मुख्य नदी के साथ निकले, मुख्य नदी के साथ निकले और मुख्य नदी के साथ बहते हुए मुख्य नदी मिल जाए, वह नदी क्या कहलाती है? यजु सहायक कहलाती है। क्या कहलाती है? यजु सहायक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखो रामगंगा भारत में प्रथम सहायक नदी है किसकी? गंगा की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश, गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश, मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार से करती है। कहाँ से करती है? हरिद्वार से, ठीक है। कहाँ से करती है? हरिद्वार से करती है। फिर दूसरा क्या है? गंगा, गंगा स्वतः स्वच्छ नदी है, स्वतः स्वच्छ नदी है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक बैक्टीरिया फेज नामक जो है बैक्टीरिया फेज नामक जीवाणु पाया जाता है, जो इसके अंदर जितने भी ये जो जहरीले चीज़ें हैं उनको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। आपको क्या याद रखना है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फेज। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फेज। अब गुरुजी आपको एक प्रश्न और उठ सकता है दिमाग में कि बैक्टीरिया फेज इसी में क्यों का पाया जाता है? क्योंकि इस नदी के पानी में, इस नदी के पानी में सर्वाधिक डीओ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? डीओ की। डीओ की बोले तो डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन। सर्वाधिक डिजोल्व ऑक्सीजन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो वह गंगा के पानी में पाई जाती है। याद आपको रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। तभी इसके अंदर ये बैक्टीरिया फेज बनता है। ये डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करता है कि ये आपके जो जलीय जीव हैं उनमें थोड़ा क्या है, उनके लिए लाभदायी है। जैसे इसमें सर्वाधिक जो मछली पाई जाएगी आपके गंगाई डॉल्फिन पाई जाएगी। रीजन यही है, रीजन यही है, इस डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है इसी के अंतर्गत? एक इंपॉर्टेंट और याद रखना है इसी के अंतर्गत, गंगा के अंतर्गत यह भारत की सबसे पवित्र और प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है। अब इस नदी की स्वच्छता के लिए आपको पता होना चाहिए मिशन गंगा क्लीन कार्यक्रम, मिशन गंगा क्लीन कार्यक्रम और नमामि गंगे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। ये भी आपको दो इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। फिर यदि इसमें पूछा जाए कुल जल ग्रहण क्षेत्र, कुल जल ग्रहण क्षेत्र पूछा जाए ना कि गंगा नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र, तो यहां से देखो आजकल जल ग्रहण क्षेत्र को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो कुल जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा 10.63 लाख, 10.63 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 10.63 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और यदि भारत में बात की जाए, भारत के अंदर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट किसको लेकर था? गंगा को लेकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट हमारी नदी आ जाएगी सर ब्रह्मपुत्र। कौन सी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा ब्रह्मपुत्र। क्या लगाओगे मेरे प्यारे भाई? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहली चीज, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है, उसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो एक प्यारे से चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिएगा प्यारा सा चित्र, मैं आपको एक बार बाउंड्री बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा भारत का बिल्कुल उत्तरी पूर्वी एरिया, ठीक है। ध्यान देना, ये जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम हुआ है ये हुआ है कैलाश पर्वत। देखो कैलाश पर्वत से भारत की तीन बड़ी नदियां मैंने आपको बता दी अभी तक, तीन बड़ी नदियां बता दी, जिसमें आपको पता होना चाहिए सिंधु है, के बता सतलज है, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वत का एक हिमनद है जिसका नाम है चिमयुंग दुंग। क्या नाम है? चिमयुंग दुंग। ये याद आपको रखना है, ठीक है। अब चिमयुंग दुंग से जो नदी निकलती है उसका नाम है शांगपो। क्या नाम है? शांगपो। तो आप ये याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिम बंगाल उसमें तिब्बत में क्या कहा जाता है? शांगपो कहा जाता है। शांगपो का शाब्दिक अर्थ पवित्र करने वाली होता है, याद रखना, ठीक है। अब इसका भारत में जो एंटर्स होता है, भारत में जो एंटर्स होता है वो होता है यांग्याप दर्रे से। कहाँ से होता है? यांग्याप दर्रा। और यांग्याप दर्रा कहाँ पर पड़ता है? वह पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही नदी अरुणाचल प्रदेश आएगी इसका नाम यहाँ से हो जाएगा क्या? दिहांग। क्या हो जाएगा? दिहांग। इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे ही नदी पश्चिम बांग्ला इसमें अरुणाचल प्रदेश में आएगी इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग हो जाएगा।
और नदी का पहली बार जो नाम ब्रह्मपुत्र होता है वो कहाँ पर होता है, वह होता है आपके असम वाले पार्ट में, असम वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो, ये आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर इस नदी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो है भाग बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, आपके मांजुली द्वीप। क्या है, मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप के चारों तरफ ये नदी प्रवाहित होती है। तो ये इस नदी के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप बनाया जाता है, उसका नाम क्या है, मांजुली द्वीप है। तो मांजुली द्वीप का ये क्या करती है, निर्माण करती है, याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और याद रखने हैं आपको। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सादिया। क्या नाम है, सादिया, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है दूबरी। क्या नाम है, दूबरी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये नदी पहली बार जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है ना, तो वहाँ कहाँ से करती है, सादिया से करती है। फिर दूबरी आ जाएगी। फिर जैसे ही ये आपके बांग्लादेश में आएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना। क्या हो जाएगा, जमुना। पीछे वाले चित्र में आपने देखा था अभी, पीछे वाले चित्र में आपने देखा था। और जब जमुना आगे बढ़ेगी, इधर से ये कौन आ रही थी, इधर से ये आ रही थी भाई, कौन सी, पद्मा। क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा था, पद्मा। जैसे ही दोनों मिलेंगे आपस में, नाम हो जाएगा क्या, मेघना। क्या हो जाएगा, मेघना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसी में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनकी भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ आपसे। देखो यहाँ पर जो नागालैंड वाला एरिया है, वहाँ पर है माउंट जापो की पहाड़ी। कौन सी है, माउंट जापो की पहाड़ी। जो माउंट जापो की पहाड़ी है वो आपके नागालैंड वाले पार्ट में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, नागालैंड वाले पार्ट में। वहाँ से एक नदी निकल के आती है, इंपॉर्टेंट नदी है, वहाँ से निकल के आती है, जिसका नाम आपको याद रखना है। देखो यहाँ से ये नदी आई और आके किस में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। अब इस नदी को जो है नागालैंड वाले पार्ट में, वहाँ पर तो कहा जाता है आपके बराक नदी। क्या कहा जाता है, बराक नदी। यानी माउंट जापो की पहाड़ी से कौन सी नदी, बराक नदी। लेकिन जैसे ये नदी बांग्लादेश में आएगी, इस नदी का नाम हो जाएगा सुरमा नदी। क्या हो जाएगा, सुरमा नदी। तो बराक नदी को ही बांग्लादेश में क्या कहते हैं, सुरमा कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, सुरमा। फिर देखो यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ पर देखो जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर है। यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट है। जेमू ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम आपको याद रखना है। ये हाँ, यहाँ से जो नदी निकलती है ना, उस नदी का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नदी है। और इस नदी का नाम है तिस्ता। क्या नाम है, तिस्ता। तो यहाँ से देखो ये तिस्ता नदी। अब ये तिस्ता नदी क्या है, 1787 से पहले, 1787 से पहले ये नदी जो है अपना जल किस में लाकर डालती थी, वह आपके गंगा में। लेकिन 1787 के अंदर इस नदी के अंदर बाढ़ आती है, तो बाढ़ के कारण ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, और ये तिस्ता के नाम से जो है यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो तिस्ता वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल लाकर डालती है, ठीक है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट और याद रखना है कि इस नदी के ऊपर इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस नदी के ऊपर, किस नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र पर जो है आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से दूबरी, सादिया से दूबरी के बीच, सादिया से दूबरी के बीच इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है। सादिया से दूबरी के बीच एक इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है, जैसे स्थल भाग पर एनएच होते हैं ना, उसी प्रकार से जलीय भाग में होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो इसके ऊपर बना हुआ है NW2। NW2 जो भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यदि मैं NW फर्स्ट की बात करता हूँ, NW फर्स्ट, तो वह हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है, हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है। और हल्दिया से प्रयागराज के बीच में कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है मेरे प्यारे भाई। कहाँ पर है, गंगा नदी पर है। और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 1620 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, भारत का क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। आपको इसका अच्छे तरीके से याद रखना है, कंसेप्ट है, बात क्लियर रहेगी, कोई समस्या नहीं है, पक्का चलेगा। अब इसी के अंदर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डेटा और याद रखना है आपको, कि यह जो मांजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। और जो मांजुली का क्षेत्रफल आता है, मांजुली का जो क्षेत्रफल आता है, मांजुली का जो क्षेत्रफल आता है वह आता है 1250 किलोमीटर स्क्वायर। कितना आता है, 1250 किलोमीटर स्क्वायर। और इसे अभी 2016 के अंदर असम सरकार ने क्या है, जिला घोषित कर दिया है। असम सरकार ने इसे क्या कर दिया है, जिला घोषित कर दिया है। तो जिला घोषित करने के पश्चात ही भारत का पहला नदीकृत जिला हो गया है। और जिला बनने से पहले मांजुली जो था वो जोरहट जिले का हिस्सा था, जो असम का एक जिला था जिसका नाम था जोरहट। तो उस जोरहट जिले का क्या था, हिस्सा था। तो वह भी आपको याद रखना है। फिर इससे ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत चीज पूछी जाती है क्या, कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। और भारत के अंदर पूछा जाए तो 914 किलोमीटर है। कितना है, 914 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई को लेकर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर यदि इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र पूछा जाता है, कुल जलग्रहण क्षेत्र पूछा जाता है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कुल जलग्रहण क्षेत्र,
कुल जल ग्रहण क्षेत्र, तो कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो हो जाएगा वह हो जाएगा इसका 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और यदि भारत में पूछा जाए तो 1.94 लाख किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये डेटा भी याद रखना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है और ये भारत में जल ग्रहण क्षेत्र है। भारत में क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करता हूं, इंपॉर्टेंट डेटा है याद रखना। जैसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश, पहली बार मैदानी भाग में, पहली बार मैदानी भाग में, मैदानी भाग में, तो यह करती है सादिया असम से। कहाँ से करती है, सादिया असम से। फिर देखो एक चीज और याद रखना, इससे ब्रह्मपुत्र की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर, लोहित नदी पर, ये लोहित नदी इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में रही है, याद रखना, ठीक है। लोहित नदी पर क्या किया गया है कि एक जगह है डोला, डोला जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। डोला से, डोला से सदिया के बीच, डोला से सदिया के बीच जो है, डोला से सदिया के बीच भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, जो कि आपके सबसे बड़ा नदी पुल है, सबसे बड़ा नदी पुल है। और इस भूपेन हजारिका की जो लंबाई है वो है 9.165 किलोमीटर, 9.165 किलोमीटर। तो डोला से अरुणाचल प्रदेश और सदिया के बीच में जो भूपेन हजारिका पुल बनाया गया, नदी पुल, उसकी लंबाई कितनी है, 9.165 किलोमीटर। अब ये पुल बनाने से क्या हुआ है कि दोनों स्थानों के बीच में 165 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। ये पुल बनाने के पश्चात आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था वो हिमालय की नदियों को लेकर कंसेप्ट था। जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो भारत के अंदर जो प्रायदी पठार की नदियां हैं उनको भी हम एक ही क्लास में फिनिश करके नेक्स्ट टॉपिकों की ओर बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं। और यदि आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की टीम जो है लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। और इस बार सीईटी का एग्जाम किसी भी कंडीशन में आपको निकालना है। और दूसरा एक चीज़ का और ध्यान रखें, अभी हमारे मार्केट के अंदर संजीव प्रकाशन से मॉडल पेपर आए हुए हैं, तो उनको भी आप परचेज कर लें एक बारी। और दूसरा, आप जो है हमारे एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी टेस्ट सीरीज का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज हमारे लिए हो सकता है 200 रुपये का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं आपको पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ, 200 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उसमें आपको कंटेंट बहुत शानदार मिल जाएगा। और ये आखिरी समय है, इसमें जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप जोर लगाइए, ताकत लगाइए, क्योंकि अब परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। तो मुझे दे इजाजत, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।